You? Thank you so much, Alicia boss. Am I audible to all? Yes, yes. थैंक यू सो मच आपने बुलाया और अभी एक मौका दिया कि अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाओ, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बहुत कम होता है, ऐसी बहुत कम क्लासेस या फिर ऑनलाइन भी देखा जाए तो प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है जहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड हुई है या ओवरऑल हम कुछ भी जो है एक शेयर कर पाए। एंड गुड इवनिंग रिचा मैम, आपको भी Good evening, ma'am. गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स एज वेल। आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी, तो गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। और अभी मुझे अलीशा बॉस ने बोला था कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं कुछ शेयर कीजिए यूपीपीएससी एएमओ इंटरव्यू के लिए। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है आपका, पता ही होगा मोस्ट लाइकली। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, रिटन एग्जामिनेशन, और उसके एप्लीकेशन सबमिशन जो डेट थी, फॉर्म सबमिशन विद डॉक्यूमेंट्स, इट वाज 6 अप्रैल 2023, मतलब कल तक आपको भेजना था। तो आप लोगों ने भेज दिया होगा वो। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है कि जो आपने डिटेल्स भेजी हैं उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेटर कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड होगा। तो उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। उसके बाद डेट आएगी आपकी इंटरव्यू की, उसमें आपको जाना रहेगा। जब इंटरव्यू होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं हो और उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको सबमिट करने के लिए आपको 60 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यूपी से नहीं हूँ, तो मेरे पास यूपी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो मैंने डाला हुआ था ऑल दो एप्लीकेशन, बट वो उस टाइम तक रेडी नहीं हुआ था, इवन टिल द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी पेमेंट स्लिप और सब कुछ मैंने अटैच करके, जो भी मेरे पास प्रूफ थे वो मैंने डॉक्यूमेंट्स में लगा दिए थे। तो आई वॉज अलाउड टू सिट इन द इंटरव्यू। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का एमओसीएच में भी हुआ और उससे पहले भी एएमओ के टाइम पे इट हैज बीन अलाउड। तो ऐसा आपको, जस्ट बिकॉज आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से हताश हो जाओ कि हमें इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा, हमारा प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा न, बिल्कुल नहीं है, है ना। आप बिल्कुल अपना मन लगा के टोटली उसको प्रिपेयर कीजिए। तो इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। अभी एमओसीएच का मेडिकल ऑन गोइंग है। उसमें आरटीपीसीआर, यूरिन आरएम, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी, ये जो रिपोर्ट्स हैं इनकी मांग की गई है। तो मे भी पूछ लिया जाए, बट स्टिल ये बताने के लिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, देन डिस्ट्रिक्ट की चॉइस फिलिंग, डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा और ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, उसमें ज्वाइन करना है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस रहता है। एग्जाम कंडक्शन से लेके जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद से मिनिमम 6 to 10 months लग ही जाते हैं ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो पहुंचना कैसे है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड हाउ टू रीच, तो यूपीपीएससी ऑफिस है 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज में। वहाँ पे कॉमन वेटिंग रूम भी है विद वॉशरूम फैसिलिटी एंड कैंटीन अवेलेबल है। तो कोई टेंशन की मतलब बात नहीं है। यूजुअली 2 शिफ्ट्स में होता है। एक बार मॉर्निंग में 9 AM के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स होते हैं और 1 PM के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देते हैं कि 40 कैंडिडेट्स इन द मॉर्निंग या 40 इन द इवनिंग। तो आप जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है उससे पहले आई वुड एडवाइस कि आप पहले ही बुकिंग ना करें आपकी, है ना, ट्रेन की या किसी भी चीज की रिटर्न डेट की। ट्रैवल, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं भाई हम प्लेन में ओवरनाइट नहीं जर्नी करना चाहते, मॉर्निंग में ही प्लेन में जाएंगे, आफ्टरनून का इंटरव्यू देके फिर आ जाएंगे, तो प्लेन का बहुत ही अनफेवरेबल एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज वो 15 किलोमीटर अवे है मेन सिटी से। वहां पे जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस एयरपोर्ट है, तो वहां पे बहुत सारी कैब्स की फैसिलिटी भी नहीं है। और अगर आप कोई रिक्शा लेते हैं, या आपको एक तो ओवर चार्ज कर सकते हैं वो लोग, प्लस अगर आप रिक्शा में ट्रैवल करके आते हैं तो आपका होल गेटअप जो है ओवरऑल, जो आपका एक कॉन्फिडेंस था, एक प्रेजेंटेबल आपकी पर्सनालिटी थी, थोड़ी सी हवाइयां उसमें उड़ सकती हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक तो गर्मी का मौसम रहेगा, है ना। तो एयरप्लेन जो है मोड वो अवॉइड कीजिएगा तो बेटर है। ट्रेन काफी कंफर्टेबल जो है जर्नी रहेगी, 3 किलोमीटर के अराउंड जो है वहां पे स्टेशन है ऑफिस से। और बाकी और भी आप अपना कम्यूट मोड चूज कर सकते हैं, बस के वाया ट्रैवल करना या अपना कोई पर्सनल व्हीकल। तो आप पहुंचेंगे, जब वहां पे आपका टाइम होगा, सपोज मॉर्निंग में है आपका इंटरव्यू, तो बिठा दिया जाएगा। एक अलग से वेटिंग रूम होगा जिसका अभी बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, जिस बिल्डिंग में आपके मेन पैनल बैठे हैं उससे अलग होगा। फिर वहां पे गार्ड आपको बताएंगे कि आपको कब जाना है। तो आपके फोन्स और सब कुछ वहीं पे रख लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बस आपको अलाउड की जाएंगी कैरी करने के लिए।
तो यू विल कैरी योर डॉक्यूमेंट्स, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक जगह, उसके बाद आपको फोटोज सेकंड जो जगह होगी वहां पे पेस्ट करनी होगी, साइन करना होगा। देन थर्ड जगह पे आपको एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाएगा। तो जो सीरियल नंबर है अपना, उसको जरूर याद रखें, उसको भूलना नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको उस सीरियल नंबर के थ्रू ही कॉल किया जाएगा, आपके नेम से कॉल नहीं किया जाएगा। और अभी एमओसीएच के टाइम पे वहां पे 4 डिफरेंट पैनल्स थे इन डिफरेंट डिफरेंट रूम्स एक ही लॉबी में। तो ऐसा हो सकता है कि एक जो है लॉबी में ऑब्वियसली कोई दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे होंगे आयुर्वेद में, मे बी कोई काय चिकित्सा से हो, तो दूसरी लॉबी में मे बी कोई द्रव्य गुण से बैठे हो। तो जस्ट आप अपने प्रीवियस जो कैंडिडेट्स रहे हैं उनके इंटरव्यू के बेसिस पे बिल्कुल जज नहीं कीजिएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। आपने जो तैयारी की है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कामली अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि एंग्शियस रहेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होगा, और ज्यादा डर के आपको कोई फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। तो वेल ग्रूम्ड रहिए, फॉर्मल क्लोथ्स आपने डालने हैं, है ना, क्लीन फॉर्मल शूज होने चाहिए। रेस्ट वेल द नाइट बिफोर सो योर फेस डजंट लुक पफी और टायर्ड, इसलिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली समर सीजन में जब वैसे ही डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। सो ईट वेल एंड हाइड्रेट एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर अ वॉच, क्योंकि फोन्स अलाउड नहीं होंगे, आपको टाइम का नहीं पता चल पाएगा। एंड ऑलवेज कैरी योर पेन। अब जब आपको नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, आप बैठे हैं रूम के बाहर, वहां पे एक आयोग से ही एक मींस पर्सन होते हैं जो आपको एस्कॉर्ट करते हैं रूम में ले जाने के लिए। इस बार ऐसा था तो वो आपको बता देंगे कब आपका नंबर है, कब आप जाइएगा, है ना। तो जैसे आप एंट्री लेंगे, इस बार था कि दे ओपन द गेट फॉर यू, तो आप चले गए अंदर। जो मेन पैनल पे, मेन चेयर पे आयोग के लोग बैठे हैं, आयोग के जो अधिकारी बैठे हैं, पहले आपको उन्हें ग्रीट करना है ना। उसके बाद जो है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो दूसरी चेयर पे बैठे हैं उनको ग्रीट करना है। इंट्रोडक्शन दे आस्क यू, अगर आपसे बोलते हैं कि अपना नाम बताइए तो आपको नाम बताना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं मना किया गया है, कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको अपना नाम कंसील करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कंसील करो। इट इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, तो आप उसको दीजिए अनलेस आपको मना किया गया हो। यू कैन स्टैंड बाय द चेयर, फिर वो बोलते हैं तब आप चेयर ऑक्यूपाई कीजिए और थैंक्स कीजिए, और इजीली बिल्कुल स्ट्रेट बैठो और काम योर नर्व्स, आराम से, कोई फिजिट नहीं करना है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है जरूरी हो सकती हैं, कि एक नर्वस एटीट्यूड इट रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ नर्वस एंड अनकॉन्फिडेंट स्पीच। ऐसा हो सकता है कि आप फंबल करने लग जाएं, है ना, बहुत ज्यादा हैंड यूजेज करने लग जाएं, या जो है ऐसी कुछ मूवमेंट्स हो, या टिक्स लाइक मूवमेंट्स हो, या पैर बहुत ज्यादा आप मूव करने लग जाएं, बात आपका बॉडी में बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होने देना है। एंग्शियस बॉडी लैंग्वेज नहीं शो होनी है। आराम से आप कामली बैठेंगे, पोस्चर को रिलैक्स करेंगे, तो ओवरऑल जो है काम आप फील करेंगे। एंड सेकंड, कि यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, आपने स्क्रीनिंग का एग्जाम खुद से क्लियर किया है फॉर दिस गेजेटेड पोस्ट, तो यू डिजर्व दैट सीट। तो डोंट गिव दैट चांस अवे विद योर फियरफुल एंड एंग्शियस एटीट्यूड टू समवन एल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहां जो पैनल बैठा है इट इज देयर टू सेलेक्ट यू। जैसे अभी ऋचा मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि पैनल आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, इट इज नॉट देयर टू रिजेक्ट यू। आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार आपकी सिलेक्शन के लिए हो रहा है, आपके रिजेक्शन के लिए नहीं। तो आप तभी रिजेक्ट होंगे ओनली इफ दे कैन फाइंड बेटर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट। सो यू हैव टू बी दैट बेटर कैंडिडेट योरसेल्फ by not succumbing to any last minute fears, or it is not as difficult as you fear it is, है ना। तो ये ओवरऑल बेसिक मेन चीज क्या है, आपको काम रहना है, अपना वेल हाइड्रेट करना है, नींद पूरी करनी है पहले दिन, और टाइमली वहां पे पहुंच जाना है। देन प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि आप पार्क्स प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के 26th एडिशन जो है वो आ चुका है, उसकी पीडीएफ में अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट इंस्टेड ऑफ होल बुक, तो आप वो एक गो थ्रू कर सकते हैं उसके बेसिस पे। तो करंट डिजीज बर्डन और इमर्जिंग पैटर्न में कैंसर इज अ हॉटर टॉपिक देन डायबिटीज, और कैंसर इस बार पूछा भी गया था एमओसीएच में, मुझसे खुद पूछा गया था। तो कैंसर को एनपीसीडीसीएस, ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन प्रोग्राम है, किसका, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, और इसमें 2010 में जो है कैंसर को इंक्लूड किया गया। कॉमनेस्ट कैंसर्स आर 5 in India: breast, oral, cervical, gastric and lung cancer.
ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में कॉमन है एंड ओरल कैंसर मेल्स में कॉमन है। तो इस पीपीटी में मैं उन चीजों को सोच रही हूँ कवर करने की जो आपको एक एज दे सकते हैं बाकी कैंडिडेट्स पे। नो डाउट आप अपनी तैयारी पूरे से करेंगे, जो सिलेबस है जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है उनको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लास्ट मिनट ये रीड करेंगे तो हो सकता है कि आपको बाकियों के ऊपर एक एज मिल जाए। बिकॉज अगर आप सिर्फ बीएमएस कैंडिडेट हैं तो योर मेन कॉम्पिटिशन along with other BMS candidates is someone who has already completed his or her MD। क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आयोग ने लिखा था कि MD इज अ डिजायरेबल डिग्री अगर उनको चाहिए, तो उस टाइम में आप अपने आप को कैसे ब्रश अप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे और एनहांस कर सकते हैं सर्टेन बस कुछ चीजें पढ़ के, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और बाकियों से थोड़ा आगे लाने में मदद कर सकता है। देन HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। इसकी वैक्सीनेशन लॉन्च की गई 2006 में, जो है गैराडासिल जो है इट वाज फर्स्ट HPV वैक्सीन, एंड 2011 में इसको बॉयज के लिए भी जो है मान्यता दी गई। तो इसकी 9 to 14 ईयर्स की एज में लगाते हैं फीमेल्स में। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा HPV वैक्सीन। अगर आप कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्बुद और गुल्म इनके कितने टाइप्स हैं, हर टाइप की जो है अलग से चिकित्सा क्या हो सकती है वो जरूर पढ़िए। लेखनीय महाकषाय को रिवाइज कीजिए। शोधहर, अगर आपको वहां बोलना पड़ जाए दशमूल, तो आप दशमूल ना बोल के 10 अलग ड्रग्स उनको बोलिए, ताकि इट शोज कि आप अपनी नॉलेज को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, है ना, अपना टाइम और बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। देन रसायन है, उसके बारे में पढ़िए, लशुन नागबला, है ना। और प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदव्रत पालन, वेग धारण नहीं करना और बाकी सारी चीजें। तो ओवरऑल आयुर्वेद को आप कैसे इनकलकेट करेंगे कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, ये पूछा गया था। तो एडजुवेंट थेरेपी की तरह भी हम ले सकते हैं आयुर्वेद को टू कम्बैट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमो, कि कोई बल्ले जीवनीय ड्रग दे सकते हैं जैसे अश्वगंधा, नागबला, शतावरी, गुड़ूची, गोक्षुर, प्रवाल पंचामृत रस और लहसुन, है ना। सो दिस वाज अबाउट कैंसर। ये आप एक बेसिक पढ़ सकते हैं। सेकंड, जो 2020 का डेटा था उसमें इश्केमिक हार्ट डिजीज ने सबसे ज्यादा जाने ली थी इंडिया में। तो अगर आपसे वो कार्डियक के अराउंड सवाल करते हैं तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अर्जुन तक, उसके शीर पाक पे, या फिर एक्सरसाइज, योग, या एक दो और ड्रग्स बोल के मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उनका इंटरव्यू वहां पे उस टॉपिक पे एंड हो। बट आप इससे एक और लेवल अप कैसे कर सकते हैं कि चरक सूत्र 30 जो है अर्थदश महामूल्यम में श्लोक नंबर 13-14 में आचार्य बताते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि सर हम 5 जो है एरियाज उस पर फोकस करेंगे। पहला, परिहार ऑफ मनसो दुख हेतु, तो पेशेंट के स्ट्रेस लेवल पे हम जो है मॉनिटर करेंगे। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हृदय ड्रग्स, इसमें आप जो है मेंशन कर सकते हैं, अर्जुन मेंशन कर सकते हैं, है ना, स्थिरा जो है वो मेंशन आप कर सकते हैं, बाकी हृदय पत्री है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया कार्डियक मसल के रिगार्डिंग। बाकी जो ओवरऑल कार्डियक हेल्थ के लिए मुक्ता, प्रवाल, लौह, अभ्रक, ये सब आप बोल सकते हैं। तो जो मुक्ता, प्रवाल, लौह, अभ्रक है ये ओजस्य है कि हम जो रिजुविनेटिंग ड्रग्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो, जिसकी वजह से उनकी कार्डियक हेल्थ भी इंप्रूव होगी। सो थर्ड एस्पेक्ट हमने ये कवर कर लिया। फोर्थ, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में हमारे बीटा ब्लॉकर्स हो गए और एस इनहिबिटर्स हैं, एस्पिरिन है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, जो हमारे वैस्कुलर सप्लाई है उसको मेंटेन करते हैं और कार्डियक रिमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं। सिमिलरली स्रोत प्रसादन भी एक कॉन्सेप्ट है हृदय रोग की ट्रीटमेंट में इन आयुर्वेद, तो आप उसको ला सकते हो कि स्रोत प्रसादन हम कर सकते हैं। इसमें लहसुन रसायन का प्रयोग जो है बता सकते हो, हरिद्रा का प्रयोग बता सकते हो, लेखनीय महाकषाय का यूज बता सकते हो। एंड फिफ्थ इज प्रशम, मीन्स शांति एंड ज्ञान विद रिस्पेक्ट टू कार्डियक डिजीजेस, कि आप ओवरऑल पेशेंट्स को एजुकेट करेंगे अबाउट द हित अहित, पथ्य अपथ्य ऑफ कार्डियक डिजीजेस। तो सिंपल अगर वो कार्डियक पे बात करते हैं तो आपने बस 2 ड्रग पे ना लिमिट करके अपना एक होराइजन ब्रॉड कर दिया। आपने 5 एस्पेक्ट्स पे बात की, है ना। तो इसको आप एक ऐसे अप्रोच ले सकते हैं। देन 2023 एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, तो इसके बारे में जानना भी आई थिंक जरूरी है। तो आपको कुधान्य वर्ग पढ़ लेना चाहिए
और मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, दे आर सस्टेनेबल क्रॉप्स टू ग्रो, इतना वाटर नहीं यूटिलाइज करते हैं, दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट। और इसमें कौन से उष्ण है, रागी है जैसे वो शीत है, तो किस काल में आप कौन सा दे सकते हैं, इट कैन बी अ क्वेश्चन। फिर वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 जो आज है, उसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड आयुर्वेद डे 2022 की थीम क्या थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये पता होना चाहिए। देन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है विद देयर बजट, इट वाज आस्क्ड इन एमओसीएच। तो इसके बारे में आप पार्क की जो बुक है उससे पढ़ सकते हैं, या मतलब मैम जो है वो आपको बता देंगी कि कैसे क्या करना है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसमें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। नेशनल आयुष मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके तहत ही जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। नेशनल आयुष मिशन में जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट इन पीएचसी सीएचसी जो सारे यूनिट्स हैं वहां पे होना, 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बनाना, आयुष ग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग बनाना, और ड्रग और हेल्थ केयर फैसिलिटी की डिलीवरी कर पाना सब जगह पे। तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर कवर्ड इन नेशनल आयुष मिशन, इसके बारे में आप पढ़िएगा। बाकी करंट अफेयर्स और हेल्थ स्कीम्स, जैसे मैम ने बोला कि आप डीडी न्यूज पढ़िए, एक न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए, और मंथली जो है करंट अफेयर्स मेडिकल फील्ड के भी वो आपको मिल जाएंगे गूगल पे, एवरी मंथ दे अपडेट। तो अभी जब मेरा इंटरव्यू था उस टाइम आयुष्मान भारत स्कीम ऑल्दो बहुत पुरानी है 2018 में, बट उस टाइम न्यूज में चल रहा था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टेट वाइज। तो उन कार्ड्स पे लिस्टेड होता है कि भाई आप किस किस स्कीम के अंडर किस किस हेल्थ स्कीम के अंडर जो है आप इंश्योरेंस ले सकते हो, है ना। बाकी एक डिफरेंट चीज जो शायद ना मिले, एक स्पर्श कैंपेन एंड लेप्रोसी के बारे में पढ़ना विल बी गुड। डॉट्स जो है 1993 में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में पढ़ना विल बी गुड। स्टॉप टीबी 2006 में, एंड टीबी इन 2014, सीबी नेट टेस्ट जो होता है टीबी के लिए, निक्षय ऐप जो है टीबी के लिए लॉन्च की गई है 2012 में। इसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वही इस ऐप को एक्सेस कर सकती हैं, पेशेंट डेटा इसमें अपडेटेड रहेगा, पेशेंट को नोटिफिकेशन मिल सकती है बट पेशेंट ऐप को एक्सेस नहीं करते हैं। देन डीआरटीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सेंटर्स, ये यूजुअली टर्शरी केयर के सेंटर होते हैं जहाँ पे नोडल ऑफिसर्स जो हैं उन वो भी जो है सेंटर उनका डीआरटीबी सेंटर हो सकता है। देन नाको के तहत जो है नेशनल एड्स कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च किया है फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसमें किट्स आती हैं, कलर कोडेड किट्स होती हैं कि किट 1 फॉर एग्जांपल आई थिंक ग्रे, किट 1 ग्रे है जो यूरेथ्रल डिस्चार्जेस से डील करने के लिए हम देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग 6 या 7 किट्स हैं, उनके कलर कोड्स आपको पता होने चाहिए बाय चांस दे आस्क, तो आपको एक अपर हैंड रहेगा बाकी कैंडिडेट्स में, क्योंकि यूजुअली कॉमनली लोग नहीं चेक करते हैं, नहीं पढ़ के जाते हैं ये। देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष जो है मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया, फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में, देन IMI 2.0 2019 में आया। है तो इंद्रधनुष, इसमें 8 डिजीजेस लेकिन कवर होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डीपीटी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस बी जिससे निमोनिया और मेनिंजाइटिस होता है बच्चों में, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया। देन हेपेटाइटिस बी, पोलियो, टीबी, मीजल्स। यहाँ पे मे भी वो आपसे पूछ लें कि पोलियो तो इरेडिकेट हो गया है, मार्च 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री बना दिया था, तो क्या नीड है इस पे इतना फोकस करने की। तो एक वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो भी होता है ना, जो हमारी ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो लाइव वायरस है, तो उससे भी देयर आर चांसेस कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो हो जाए। तो इट इज अ नोटिफाइबल डिजीज पोलियो, इसलिए इसके बारे में जानकारी जरूरी है और इसको वैक्सीनेशन में इंक्लूड करे रखना जरूरी है ताकि ओवरऑल कंट्री हमेशा पोलियो फ्री रह सके। देन ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, पेंटावेलेंट में क्या आता है, डीपीटी, HIV, हेपेटाइटिस बी। देन ये जो चीजें हैं कि इंट्राडर्मल इन लेफ्ट आर्म में BCG लगता है, इंट्राडर्मल लगता है 0.1 ml, और सबक्यूटेनियस राइट आर्म में मीजल्स की वैक्सीन लगती है। तो आप बच्चे को देख के उसके स्कार मार्क पे देख के, ऑल्दो हर इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को हो, बट आप जज कर सकते हैं कि इसको ये लगी है, इसको नहीं लगी है ना, तो इजीली डिफरेंशिएट कर पाए इसलिए दूसरी आर्म में लगाया जाता है। देन डीपीटी और हेपेटाइटिस बी लगती है इंट्रामस्कुलर,
कहाँ पे, एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ मिड थाई, लेफ्ट या राइट किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये आपका जानना जरूरी है। प्लस पीएचसी में आपको कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी रह सकती है एज एएमओ, अगर वहां पे असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा। तो वैक्सीन के बारे में पूरी नॉलेज बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट आई फील। फिर ये कुछ योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना किसके ऊपर है, कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो, इंसेंटिव। ये प्रेजेंटेशन फुल मोड में आप स्टार्ट कर सकते हैं, फुल मोड में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। श्योर बहुत श्योर। पहले कुछ ऐसा तो नहीं जो विजिबल ना रहा हो या मिस हो गया हो, मैं शेयर कर दूंगी वैसे पीपीटी। तो जननी सुरक्षा योजना क्या है, कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, होम डिलीवरी नहीं, आप इंस्टीट्यूट में मतलब किसी हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराओ, और इसके लिए आशा वर्कर को और प्रेग्नेंट जो फीमेल हैं उनको बकायदा पैसे दिए जाते हैं। तो इट इज एन इंसेंटिवाइज स्कीम। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप पढ़िएगा। देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की फ्री डिलीवरी और जननी सुरक्षा योजना का पार्ट तो है ही इसमें, लेकिन साथ में सिजेरियन सेक्शन जो है वो भी इंक्लूड किया गया, कि उसकी भी जो है वहां पे प्रबंध मिलेगा पेशेंट को। देन रोगी कल्याण समिति के बारे में पता हो कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है। देन राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए होता है। इसमें 4 Ds इंपॉर्टेंट है, बर्थ डिजीज, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी। तो ये 4D आप याद कर सकते हैं, ये कॉमनली यही मिलते हैं बच्चों में। देन राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर से आप समझ जाइए कि इसमें एडोलेसेंट के लिए स्कीम है। देन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या है। सिर्फ नेशनल जो प्रोग्राम है एनीमिया के लिए, उसके अलावा नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव बोल दिया। तो इसमें क्या है कि वीकली आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है 10 to 19 ईयर्स की एज में बच्चों को। बाकी आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरएमएनसीएच रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ केयर है ना, और इसमें प्लस ए कर देंगे तो एडोलेसेंट इंक्लूड हो गया। तो इसमें भी RCH1 होता है, 2 होता है, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। देन एक किलकारी जो है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, कि आपको कॉल आता है, जैसे पहले जब कोविड के टाइम में कॉल आता था ना कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, या इस तरह से एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, टाइम बेस्ड वॉइस कॉल आती है आपके पास अबाउट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेके इन्फेंसी 1st ईयर ऑफ एज तक। तो किलकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं, तो व्हाट आर दो स्टेप्स। हमारे एक सर हैं डॉक्टर महेश, वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उसकी एक यूनिट में मेंबर थे। तो उन्होंने हमें सिखाया था लेक्चर के टाइम कि सुमन को याद रखना, दीज आर द स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। एस मीन्स सीधा है ना, U मीन्स उल्टा, उल्टा वाला जो पोर्शन है वो आपको 5 टाइम्स इधर 5 टाइम्स इधर करना है। M इज मुट्ठी, दिस हैंड एंड दिस हैंड। A अंगूठा, N नाखून, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ के। एंड K इज ऑल्सो इन अपर केस मीन्स कलाई। तो सुमन को याद रखना, दी स्टेप्स ये आप करके दिखा सकते हैं अगर आपको हैंड वॉशिंग के बारे में पूछा जाए। देन BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि कलर कोडेड बिन्स कौन सी होनी चाहिए, कि अगर प्लास्टिक है तो वो रेड में जाएगा, अगर फ्लूइड्स हैं या फिर फ्लूइड नहीं है सिंपल पेपर है बट वो ब्लड से सॉइल है या किसी बॉडी फ्लूइड से सॉइल है तो वो येलो में जाएगा, ग्लास अलग जाएगा है ना, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग जाएंगे, ग्रीन ब्लू, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन एम्बुलेंस की सर्विसेज जो है, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन जो है ना उसका एक पार्ट है। तो 102 कॉल करने पे जो बेसिक पेशेंट केयर है या फिर इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर है वो हो पाता है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अगर पहुंचाना है उनको तो एम्बुलेंस 102 इज द प्रेफर्ड चॉइस। 108 इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा या एक्सीडेंट विक्टिम्स। एक 104 भी कुछ होता है, उसके बारे में भी आप देखिएगा। मोस्ट लाइकली जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होती हैं शायद उनके लिए है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि एज अ मेडिकल ऑफिसर पीएचसी में आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, है ना, आपकी क्या टीम होगी। आशा जो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो कौन होनी चाहिए, यूजुअली उसी विलेज से होनी चाहिए, फीमेल हो, एटलीस्ट 8 तक पढ़ाई की हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, है ना, ये सब होता है। देन सब सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए जहां से पेशेंट रेफर होकर आपके पास आ सकते हैं या डायरेक्ट भी आ सकते हैं। एक नर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ जो है उसके बारे में पता हो, मल्टीपर्पज वर्कर जो है उसके बारे में पता हो, मोस्ट कॉमनली दे आर मेल्स। और जब बहुत सारे
विलेजेस आपको ही एक ही पीएचसी को हैंडल करने होते हैं, तब मल्टीपर्पज वर्कर की नीड पड़ती है। देन क्लासिफिकेशन क्या है, पीएचसी, सीएचसी, टर्शरी या क्वाटरनरी स्पेशलिटी जो सेंटर्स हैं उनके बेसिस पे। जो सब सेंटर्स हैं उनसे पीएचसी में रेफरल, पीएचसी से सीएचसी में रेफरल होता है एंड फर्दर। तो एवरी 30,000 पॉपुलेशन के लिए पीएचसी है, 20,000 इन हिली एंड ट्राइबल एरिया के लिए। दो टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। ये 2012 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, अगर कोई अपडेशन हुई होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर 20 से ज्यादा डिलीवरी होती है किसी पीएचसी में एक महीने में तो वो टाइप बी है, और अगर कम होती है तो टाइप ए। 6 आवर की ओपीडी, 4 to 6 बेडेड आईपीडी, ये 2012 की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग गिवन था। और अभी अभी न्यूज चल रही है यूपी में कि जो एमओज हैं, आयुर्वेदिक एमओज, उनको मॉर्निंग टाइम में आई थिंक 6 to 7 या 7 to 8 डिपेंडिंग ऑन द सीजन, जो पार्क्स होंगे वहां पे भी जाके अपने को कंसल्टेशन देनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद एक योगा स्पेशलिस्ट होगा जो लोगों को योगा कराएंगे, और आपको वहां प्रेजेंट रहना है अगर किसी को कंसल्टेशन की नीड हो तो उनके लिए। तो अभी ये बहुत ही रिसेंट जो है ये चेंज हुआ है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ये 2012 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टाफ जो है, देखो टाइप 1 जो है असेंशियल में 13 और टाइप बी में 14 एसेंशियल स्टाफ है। इसमें जैसे फार्मासिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, आयुष डिजायरेबल है, और ऐसे ही नीचे से थर्ड में देखेंगे तो कोल्ड चेन और वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट ये डिजायरेबल है। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको वहां पे ये प्रोवाइड ना किया जाए, तो इसलिए आपको कोल्ड चेन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की लॉन्जेविटी और अगर वो स्पॉइल हो रही है उसका डेटा मेंटेन करने के लिए फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन आपको स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ आयुष और हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो करंट की मैंने लिस्ट बनाई थी कि जो आयुष मिनिस्टर कैबिनेट हैं करंट, ही इज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। आयुष मिनिस्टर स्टेट डॉक्टर मुंजापर महेंद्र भाई जी। यूपी के आयुष मिनिस्टर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, और यूपी के आयुष सेक्रेटरी हैं श्रीमती लीना जौहरी जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर मतलब हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं श्री मनसुख लाल मंडाविया जी। ऐसे ही स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। यूपी की बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम भी हैं, और मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर आता है श्री मयंकेश्वर सिंह के अंडर इन यूपी। जो MOCH 22 में इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ये मैं बता देती हूँ आपको। सब कैंडिडेट्स का तो नहीं पता, बट जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो सेवरल क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स वर आस्क्ड rather than few deep questions from one topic. It is important ताकि आप किसी एक ही चीज को ज्यादा फोकस ना करें। ये नहीं कि आप पूरे टाइम बस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ही पढ़ते रह गए, आयुर्वेद या उस बाकी चीज आपने पढ़ी ही नहीं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस, मोस्टली दे वर सुपरफिशियल, जिसमें आपको चांस दिया गया कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं उस टॉपिक को। दे वर आस्क्ड rather than few deep questions. तो क्या पूछा गया, जैसे गिविंग डिजीज सिनेरियो और क्लिनिकल पिक्चर आपको दे दी, asking its diagnosis and 4 to 5 आयुर्वेदिक ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इट, और जो मोस्ट प्रेवलेंट डिजीजेस होती हैं वही दी गई थी। जैसे अभी सीजनल डिसऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, 6 अप्रैल को आपने सबमिट किया है तो चांसेस आर कि टाइमली होता है तो 1.5-2 महीने में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो मई एंड या मई जून के अराउंड। तो हीट स्ट्रोक हो गया, टाइफाइड हो गया, है ना, जो पानी की गंदे पानी की वजह से जो डिजीज होती है उनके, और कॉलरा हो गया, साथ में मीजल्स और चिकन पॉक्स हैं वो भी स्प्रेड होते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, और डिहाइड्रेशन डेफिनेटली। तो ये सारी डिजीजेस उस टाइम जरूर पढ़ के जाना क्योंकि प्रेवलेंट रहेंगी उस समय। बाकी CCRS के ड्रग्स पूछे गए थे, आयुष 55 ओबेसिटी का, डायबिटीज का 82, 64 जो है मलेरिया के लिए फर्स्ट यूज किया गया था। 64 के कंटेंट्स जरूरी हैं जानना, उसमें गुडुची नहीं है ना, तो चिरायता है उसमें, और कुटकी है उसमें, सप्तपर्ण है, और लता करंज है ना। इनके साथ में आपको बोटानिकल नेम भी याद हो। WHO हेडक्वार्टर, पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड इट्स बोर्ड मेंबर्स भी पूछ लिया था। ऑल्दो मैंने इसको बहुत सर्च किया, मुझे डाउट तो लग रहा है कि टिबिया जो कॉलेज है दैट इज द वन, क्योंकि उसकी 19th सेंचुरी में ही 1883 के अराउंड उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ऑल्दो अभी जो करोल बाग में है उसकी जो नींव डाली गई थी ये 1916 में थी, और आई थिंक 1921 में जाके ये इनॉग्रेट हुआ था।
और हो सकता है यही आंसर हो, बिकॉज उसी से फिर उन्होंने पूछा भी कि वाई द वर्ड टिबिया इज इंक्लूडेड इन टिब्बी कॉलेज। तो जो वर्ड टिब्बी है, जहां तक मैंने पढ़ा, आई मे बी राइट आई मे बी रॉन्ग, कि उर्दू वर्ड है और टिब्बी वर्ड मेडिकल से एसोसिएटेड है, तो मेडिसिन से एसोसिएटेड है। ऑल्सो जो अरेबिक कल्चर की जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो पैथी है, उसको अडॉप्ट किया गया, तो ये टिब्बी वर्ड इसमें आया। देन मॉडर्न टॉपिक्स जो पूछे गए थे वही मेटाबॉलिक डिजीजेस, कैंसर, जैसे नेशनल प्रिवेंशन जो प्रोग्राम है फॉर कैंसर, डायबिटीज, है ना, कार्डियक डिजीजेस और स्ट्रोक, इसमें आयुष मिनिस्ट्री की कोलैबोरेशन है। तो आपसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे तो डेफिनेटली ज्यादा पूछा ही जाएगा, और उस टाइम जो प्रेवलेंट कम्युनिकेबल डिजीज है उनके पूछने के ज्यादा चांसेस है, अलोंग विद कोविड से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस है। बाकी मेरी एमडी में बिकॉज मेरा टॉपिक सोरियासिस था, सोरियाटिक आर्थराइटिस था, तो मुझसे स्किन डिजीज के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे ल्यूकोडर्मा और लेप्रोसी में डिफरेंस पूछ लिया। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि लेप्रोसी में दोनों में हाइपोपिगमेंटेशन होती है, लेकिन लेप्रोसी में लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, तो उसके बेसिस पे वी कैन डिफरेंशिएट। ल्यूकोरिया क्वेश्चन, डेंगू, लिवर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो इन सब पे। देन आयुर्वेद का रोल इन मल्टी स्पेशलिटी, हाँ, बिकॉज ये एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो इसमें आपसे हर स्पेशलिटी से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, गायनी से, पीडिया से, ऑप्था, ईएनटी, उनके जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं 3-3, 4-4, वो जरूर आप याद करके जाइएगा। मुझसे पूछा गया था रोल ऑफ आयुर्वेद इन प्रिवेंटिंग विजन लॉस इन चाइल्डहुड, जिसके लिए मैंने उनको जो बताया कि भाई क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके ना, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के ऊपर थोड़ी चर्चा की, उसके बाद अक्षय तर्पण के ऊपर मैं उनको लेके आई, और जो जैसे सप्तामृत लौह है या जो सौम्य कुछ ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि चाइल्डहुड में हम सौम्य औषध जो दे सकते हैं। देन आयुर्वेद टॉपिक्स में जो एक्सपर्ट हैं वो कुछ भी पूछते हैं, निदान, लक्षण, संप्राप्ति, चिकित्सा से लेके किसी भी डिजीज का कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें तो आपने ओवरऑल जितना प्रिपेयर किया होगा उसके बेसिस पे बस आप बोलते जाइएगा, कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी। अब पूछ लिया कि तृष्णा के कितने भेद हैं, अब बोल दो 5-6 जितने भी है, किसी आचार्य ने 6 बोला होगा, किसी ने 5 बोला होगा, वो पूछेंगे बताइए, तो उसमें से आप 3 भी बता जाओगे तो बहुत है, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, है ना, जो आपने पढ़ा है उसके लिए। देन औषध सेवन काल पूछा गया था, फॉर्मुलेशंस के बारे में पूछा गया, कुछ कोई भी पूछ ली, सिंहनाथ, त्रिभुवन कीर्ति, ये तो रिलेटिवली इजी है, और बहुत मतलब इजी फॉर्मुलेशंस ही पूछते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं पूछते। 4 से 5 आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बता दो, लिवर डिजीज की बता दो, इमैसिएशन की, कैंसर रिलेटेड, तो ओवरऑल ये था। देन पूछा गया था कि बेस्ट औषध सेवन काल क्या है कार्डियक डिजीजेस के लिए, तो इसको सोच के मैंने आंसर दिया था कि जो व्यान बल वैषम्य है, जो व्यान वायु का काल है, उसमें हम कार्डियक डिजीजेस में औषध दे सकते हैं। तो वो कौन सा है कि जो दिन में हम भोजन करते हैं उसके उपरांत हम वो दे सकते हैं पेशेंट को। बाकी अगर हमें लेखन के पर्पज से देखना है, देना है, तो मॉर्निंग में हम एम्प्टी स्टमक भी दे सकते हैं अगर पेशेंट बलवान है तो। देन रसायन थेरेपी क्या करेंगे कैंसर में, वो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है कि गुड़ुचि, अश्वगंधा, नागबला, रसोन दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत रस दे सकते हैं। देन कृद्रसी, आमवात और वात्रक की ड्रग ऑफ चॉइस, कृद्रसी में मैंने पारिजात कषाय और निर्गुंडी जो है उसका यूज बोला था, है ना, आमवात की वियोलों की एरेंट है, वात्रक में गुड़ुचि है। देन बाकी लोगों बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनसे डिफरेंस बिटवीन मंथ प्रमथ्या या फॉर्मुलेशन ऑफ सिक्त तेल, तो वही कि आपके एक्सपर्ट अगर भेषज कल्पना और रसशास्त्र से हैं तो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अभी आपके पास जो टाइम है 1 महीना या 1.5 महीना, उसको वेल मैनेज कीजिए। हर सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते हैं, बस कवर कीजिए हर चीज को। कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट बुलेट्स क्या हैं, एक तो कि इट इज बेटर टू से सॉरी मैम या सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, जैसे रिचा मैम ने बताया था कि आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि मुझे अभी नहीं आता है ना, नहीं आ रहा है, रेदर देन कि फिजेटिंग कि सर नहीं आता है, याद किया था मैंने, किया था ऐसे। मतलब योर बॉडी लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी प्रोफेशनल, है ना, आप वहाँ फर्स्ट ईयर के स्कॉलर नहीं हो, वहाँ टीचर के सामने वाइवा नहीं चल रहा है आपका। दे चेक योर नॉलेज एज वेल एज योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, है ना, योर सेंस ऑफ सेल्फ, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो, हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, और आपने जो पढ़ा है उसको आप कैसे उनके सामने रख पा रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो, क्या उनके किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आप का कॉन्फिडेंस वेवर तो नहीं करता, एंड वेदर यू पोजेस अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट और नॉट। तो इसमें आपको वो क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप भाई ऐसे ऐसे पेशेंट आया है
उसको लूज मोशंस हैं, उसने 2 दिन पहले ये खाया था, या इस टाइप से आपको मतलब क्वेश्चन देंगे और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो आप तुरंत ही ये नहीं कह देंगे कि भाई इसको ये है, आपको उनको यू हैव टू मीन्स की एंटर इनटू दैट प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट स्टेप बाय स्टेप, कि ऐसा पेशेंट आया है तो ऐसे असेस करेंगे, है ना, उसका हाइड्रेशन लेवल क्या है, और ऑल्सो कि आपको कब रेफर करना है पेशेंट को, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पेशेंट वहीं कोलैप्स कर जाए, आप आयुर्वेद का जो है वही गुणगान करे जा रहे हैं और आपके पास फैसिलिटी नहीं है वहां उस चीज को देखने के लिए। सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कि आप सॉल्व कैसे करेंगे उस इशू को, वो बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्टाफ हैं वो आपके साथ कोऑपरेट ना करें या बहाना बनाए कि हम आज नहीं आ रहे हैं इस टाइप से, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करेंगे? कि जो आशा है, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। अगर अभी न्यू पोस्टिंग हुई है, उनको नहीं पता है कि उनको भी इंसेंटिव मिलेगा अगर वो ये काम करेंगे। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को वो जाके उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगी तो आशा को भी जो है मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है उसमें। sometimes the patients or the ASHA themselves they don't know, अगर वो नहीं अभी newly appoint हुए हैं, तो you have to be aware of your solution oriented mindset, then how updated you are with the government schemes, and try to steer the interview in direction of topics you already know about। आप सिर्फ आंसर देने के चक्कर में ऐसा कुछ मत बोल जाओ जिससे अगर उन्होंने सवाल किया तो उस वर्ड के अलावा आपको उस टॉपिक में और कुछ नहीं आता। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि इस टॉपिक से कुछ पूछ लिया तो मैं एटलीस्ट 2-3 लाइन के आंसर्स या कुछ तो बोल पाऊंगा या पाऊंगी, उस टॉपिक को मत छेड़िए। देन आपसे अगर श्लोक पूछ लिया किसी चीज का, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पूछते ही आप बोलना शुरू कर दो। यू कैन आस्क कि सर और मैम कि मे आई टेक अ मिनट टू आंसर दैट, है ना, तो दे अलाउ यू। ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, उन्होंने आमबाग का जो है चिकित्सा सूत्र पूछ लिया था मेरे से, तो आई हैड टू कलेक्ट माई थॉट फॉर अ मिनट कि मैं एक की जगह दूसरी लाइन पहले ना बोल दूं। और 1 मिनट जब आप ले लेते हो, उसको रिकॉल कर लेते हो, तो आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाते हो, कॉन्फिडेंस के और ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज NHM PHC, हर माह का शायद से 3-3 4-4 ड्रग्स जो है वो याद कर लो। और बाकी लोगों से ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, आप अहेड कैसे रह सकते हो, कि हर स्पेशलिटी की गायनी, पीडिया, मेडिसिन, है ना, पंचकर्म से रिलेटेड और ENT ऑप्था, सर्जरी के तो पेशेंट्स चलो कॉमनली आ जाते हैं कि OPD लेवल पे जिनको आप डील करो या रेफर करो, तो 3 to 4 कॉमन डिजीज आप जरूर पढ़ो। जैसे चाइल्डहुड में जरूर गैस्ट्रोएंटराइटिस पढ़ो, जरूर मेल न्यूट्रिशन पढ़ो, अनीमिया पढ़ो, फेलियर टू थ्राइव पढ़ो, है ना, ये जरूर पढ़ना है आपने। ऐसे ही गायनी में आप जरूर पढ़ो ल्यूकोरिया, मिस मत करो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अनीमिया इन प्रेगनेंसी जो है उसको डेफिनेटली पढ़ो, फाइब्रॉइड पढ़ो, PCOD, तो ऐसी 3-4 डिजीजेस जरूर पढ़नी है। और हर एक सिस्टम से एक सर्टेन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की एक दवाई जरूर पता, कि आपको जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, हिपैटोबिलियरी, कार्डियक, हर सिस्टम की एक रस, एक वटी, एक चूर्ण, एक आसवरिष्ठ, एक तेल, एक पंचकर्म पता हो। किस किस बेस पे, कि अगर इन्फेक्टिव कंडीशन है तो क्या दे सकते हैं, कि हमें कृमि क्लेद को कम करना है। इन्फ्लेमेटरी है तो क्या दे सकते हैं, शोथ और पित्त के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। डिजेनरेटिव कंडीशन है तो वात, जीवनीय, बल्य ब्रूहण कैसे कर सकते हो, है ना। और अगर संतर्पण जन्य, एटलीस्ट इन 4 क्लासेस में मेंटली आपको क्लासिफाई कर लेनी है, ताकि अगर वो ऐसा कोई सिनेरियो दे दे आपको कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट आया है या इस डिजीज का पेशेंट है या इस सिस्टम का पेशेंट है, तो बताओ आप क्या दोगे, तो आप ब्लैंक ना हो, आपके पास कुछ बैकअप हो। तो दिस कैन हेल्प यू बी अहेड ऑफ अदर्स इन द गेम। वही कि हर कुछ जो कॉमन महाकषाएं हैं, जैसे श्वासहर है, कासहर है, कंडुग्न है ना, तृष्णा वाला हो गया, शूल प्रशमन है, डायरिया से रिलेटेड अगर है, और ये जो मई जून के टाइम UTI भी बहुत कॉमन होता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, है ना, तो मूत्रल अगर कोई ड्रग है, तृष्णा है, श्रमहर है, इनके 3-3 4-4 एटलीस्ट आपको पता। देन जो डिकेड वाइज रसायन यूज है, कि आपके पास हो सकता है 25 ईयर की फीमेल आती है, तो उस टाइम आप क्या 1-2 मेडिसिन तो आपके माइंड में वैसे ही आ जाएगी कि भाई इस डिकेड में ये बीमारी या ये दोष ज्यादा कॉमन होता है तो ये दे देते हैं। गर्भिणी परिचर्या पढ़ लेना चाहिए, स्वर्ण प्राशन पढ़ लेना चाहिए। अगर आप संहिता से पढ़ रहे हैं तो अष्टांग हृदय वुड बी द बेटर चॉइस, क्योंकि उसमें बहुत इजीली, बहुत कम उसमें कंपाइल्ड है।
देन माधव निदान बेटर है कि आप उससे क्लिनिकल फीचर्स और टाइप ऑफ डिजीजेस की 4 है कि 5 है ये पढ़े, और इसके लिए ऐप आती है, ऐप इंस्टॉल कर लो, फोन में मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको कभी भी गो थ्रू हो सकते हैं, इसके लिए नोट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। देन ये जो डिजीजेस हैं इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, और सीजनल डिजीजेस उस टाइम की जब आपका इंटरव्यू हो रहा है वो बहुत जरूरी है उनके बारे में बताऊंगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Thank you so much, Dr. Mansi, to guide everyone how to be so confident and calm during the interview and while going to interview. और जो एक्चुअल सिनेरियो रहेगा एक इंटरव्यू के टाइम में वो सारा आपने डिस्कस किया, अलॉन्ग विद इतने सारे इंपॉर्टेंट आपने डिस्कस किए कि जैसे कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हाउ टू लेवल अप योर आंसर, और जैसे भी आपने जो बताया है आई होप सभी उसे फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। और रियली डॉक्टर मानसी, यू नेवर फेल टू गिव हर योर बेस्ट, और मैंने आपको पहले ही बताया था दैट यू ऑल आर वेरी लकी टू हैव हर एज एन expert panelist for today's experience sharing session. So thank you so much, dear, for sharing your experience and so many things today. Thank you. Thank you, boss. Thank you for allowing me.